कहानी की शुरुआत एक स्कूल बस से होती है जिसमें कुछ बच्चे घर जा रहे हैं। उनमें मनोज भी है लेकिन बाकी बच्चों से अलग। वो अकेला बैठा खिड़की से बाहर घूर रहा है। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे जॉगिंग कर रहे एक आदमी पर पड़ती है और उसमें एक अजीब सी दिलचस्पी जाग उठती है। घर पहुंचने के बाद भी वो उसी आदमी को देखता रहता है जैसे उस पर जुनून सवार हो गया हो। कुछ दिन बाद मनोज सावधानी से एक प्लास्टिक बैग लेकर जा रहा होता है। जब दो लड़के उससे पूछते हैं कि इसमें क्या है, वो कहता है एक मरी हुई बिल्ली जिसे वो एसिड में मिलाने वाला है। उसके पिता रघुवीर एक कॉलेज के केमिस्ट हैं जिनकी लैब से उसे अलग अलग तरीके के केमिकल्स मिल जाते हैं जिन्हें वो अपने एक्सपेरिमेंट में काम लेता है। दोनों लड़के थोड़े चौंकते हैं लेकिन फिर भी उसके साथ उसके पिता की लैब तक जाते हैं। मनोज उन्हें प्रक्रिया समझाता है, कहता है कि उसे हड्डियों और एनाटॉमी में दिलचस्पी है। लड़के सोचते हैं कि वो बस पानी डालकर उन्हें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन ये सुनकर गुस्से में वो पहले से घुला हुआ एक जानवर वाला जार फोड़ देता है। तेज बदबू फैल जाती है और लड़के उसे पागल कहकर निकल जाते हैं। इसके बाद उसका परिवार दिखाया जाता है, पिता रघुवीर, माँ विमला और छोटा भाई दीपक। माँ बाप अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं और उनके बीच कोई नजदीकी नहीं है। रघुवीर भले पत्नी के साथ सख्त हों लेकिन बच्चों का साथ देते हैं और चाहते हैं कि मनोज थोड़ा मिलनसार बने। स्कूल में मनोज को अजीब समझकर बच्चे चिढ़ाते हैं। वो अकेला बैठता है और कभी कभी बायोलॉजी लैब से संरक्षित जानवर चुरा लाता है। एक दिन रघुवीर थक कर घर लौटते हैं और पाते हैं कि मनोज अब भी मरे हुए जानवर इकट्ठा कर रहा है। गुस्से में वो शेड में रखी सारी लाशें कूड़ेदान में फेंक देते हैं और उसे डांटते हैं कि असली दोस्त बनाओ, ये पागलपन छोड़ो। अगली सुबह स्कूल में मनोज कुछ सहपाठियों से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई साथ नहीं देता। उदास होकर सड़क किनारे बैठा होता है कि वही जॉगिंग करने वाला आदमी दिख जाता है और उसकी आंखों में फिर चमक आ जाती है। रात को रघुवीर माफी मांगते हैं और उसे एक जोड़ी डंबल देते हैं। मनोज कसरत शुरू करता है लेकिन चुपके से जानवर मारने और उनकी हड्डियां रखने का शौक भी जारी रखता है। एक दिन क्लास में टीचर सवाल पूछते हैं और वो मजाकिया अंदाज में जवाब देता है। सब हंस पड़ते हैं। उसे समझ आता है कि यही तरीका दोस्त बनाने का हो सकता है। वो गलियारों में अजीब आवाजें निकालने लगता है, यहाँ तक कि नकली द्वारा पढ़ने का नाटक भी करता है। लोग हंसते हैं, उसे कूल मानने लगते हैं। धीरे धीरे इस हरकत से उसे एक छोटा ग्रुप मिल जाता है, राजेश, अजय और नील, और चारों की दोस्ती गहरी हो जाती है। अब ये चारों मिलकर अपने सीनियर ईयर को यादगार बनाने के लिए तरह तरह के पागलपन वाले प्रैंक प्लान करते हैं। कभी लाइब्रेरी में मनोज से अजीब आवाजें निकलवाई जाती हैं तो कभी स्कूल के गलियारों में नकली दौरे का नाटक किया जाता है। सोशल लाइफ थोड़ी बेहतर होने लगती है लेकिन पर्सनल लाइफ लगातार बिगड़ रही है। एक दिन घर लौटने पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ विमला, जो पहले ड्रग्स की लत से जूझ चुकी हैं, फिर से उसी रास्ते पर लौट रही हैं। वो बहुत समझाने की कोशिश करता है कि अस्पताल चलो, लेकिन वो मानती नहीं। वो अपनी जिंदगी पहले की तरह जीता रहता है। एक बार दोस्तों के साथ मछली पकड़ने जाता है और मछली पकड़ने के बाद बार बार चाकू से उसे काटता है। कहता है, अंदर क्या है देखना चाहता हूँ। ये देखकर दोस्त घबरा जाते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं। इसी बीच मनोज रोज सड़क किनारे झाड़ियों में छिपकर उस जॉगिंग करने वाले आदमी का पीछा करने लगता है। वो अब पूरी तरह उसके प्रति जुनूनी हो चुका है। एक दिन अपने दोस्त मोहित से उसे उस आदमी की पहचान पता चलती है। वो डॉक्टर महेश्वर, इलाके के मशहूर फिजिशियन है। शाम को घर लौटते ही माँ बाप को फिर झगड़ते देखता है। थोड़ी देर बाद पिता रघुवीर खुद को शांत करने के लिए शराब निकालते हैं और चालाकी से मनोज बोतल चुरा लेता है। यहीं से उसकी शराब पीने की आदत शुरू होती है। अगले कुछ दिनों में वो स्कूल लेट और नशे में पहुंचने लगता है। जानवर मारना और उनकी हड्डियां रखना भी जारी रहता है। मैन परसेंट कुछ दिन बाद क्लास को घुमाने के लिए दिल्ली ले जाया जाता है। उसे चालू नाम के क्लास के अकेले अश्वेत लड़के के साथ रूम दिया जाता है। मनोज उससे अजीब सवाल करता है, क्या तुम्हारे अंदर भी बाकी लोगों जैसा ही है? चालू बुरा मानता है लेकिन कुछ कहता नहीं, शायद क्योंकि वो ऐसी बातें सुनने का आदी हो चुका है। दिल्ली से लौटने पर रघुवीर उसे पिक करते हैं और बताते हैं कि वो और विमला अब अलग हो रहे हैं। रघुवीर कुछ समय के लिए होटल में रहने वाले हैं। ये सुनकर मनोज का मानसिक संतुलन और बिगड़ जाता है। रात भर नींद नहीं आती। अगली सुबह वो स्कूल से छुट्टी लेकर डॉक्टर महेश्वर से मिलने जाता है, लेकिन चेकअप के दौरान डॉक्टर को उसकी अजीब हरकत और शारीरिक प्रतिक्रिया से असहजता होती है और जांच बीच में ही खत्म कर दी जाती है।
इसके बाद वो और ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। जब दोस्त लड़कियों की बातें करते हैं वो चुप रहता है। स्पष्ट है कि उसकी रुचि वहां नहीं है। माँ बाप का तलाक और उसकी अजीब यौन प्रवृत्ति दोनों उसे पागलपन की तरफ धकेलने लगते हैं। दिन ब दिन वो स्कूल में भी खुलकर शराब पीने लगता है, जिससे दोस्त उससे खींचने लगते हैं। एक दिन माँ बाप उसकी और दीपक की कस्टडी को लेकर झगड़ते हैं, जिससे वो और टूट जाता है। इसी बीच जब उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं, कुछ सहपाठी पूछते हैं कि मनोज कहाँ है। दुर्गेश कह देता है कि वो गायब है, लेकिन बाकी कहते हैं कि उसे अब अपने पुराने दोस्त बोरिंग लगने लगे हैं। ये सुनकर दुर्गेश चिढ़ जाता है और कहता है कि वो मनोज से मॉल में उसका मशहूर दौरे वाला एक्ट करवा सकता है। नील को ये आइडिया पसंद नहीं, लेकिन दुर्गेश परवाह नहीं करता। अगले दिन वो मनोज को पैसे देकर मनाता है। वीकेंड पर लड़कों का ग्रुप मॉल पहुंचता है और मनोज वहां नकली दौरे का नाटक करने लगता है। सब हंसते हैं, कोई तो कैमरे में रिकॉर्ड भी करता है। कई मिनट तक वो खुद को तमाशा बनाता रहता है, सिर्फ दोस्तों की हंसी के लिए। लेकिन एक्ट खत्म होते ही उसे एहसास होता है कि उसके दोस्त उसे इंसान नहीं, चिड़ियाघर के जानवर की तरह देखते हैं। घर लौटने पर उसकी माँ बताती है कि तलाक फाइनल हो चुका है और घर की कस्टडी अब उसके पास है। उसके आसपास हो रही हर चीज का मनोज के दिमाग पर गहरा असर पड़ने लगता है। एक दिन वो बेसबॉल बैट लेकर डॉक्टर महेश्वर का इंतजार करता है, उन्हें मारने के इरादे से, लेकिन डॉक्टर उस दिन आते ही नहीं। गुस्से में वो पेड़ पर इतनी जोर से बैट मारता है कि बैट टूट जाता है। उसी शाम मोहल्ले के दो बच्चे जंगल से गुजरते हुए एक मरे हुए कुत्ते को देखते हैं, जिसकी आंतें बाहर निकली हुई हैं। ये खबर पूरे इलाके में फैल जाती है और लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि उनके बीच कोई खतरनाक पागल घूम रहा है। अगले दिन स्कूल में सब स्टूडेंट्स प्रॉम की बातें कर रहे होते हैं। मनोज भी बात में शामिल होना चाहता है, लेकिन मोहित मजाक उड़ाता है, कहता है तेरे जैसा अजीबो गरीब लड़के के साथ कौन लड़की जाएगी। फिर भी मनोज हिम्मत नहीं हारता और एक जूनियर लड़की ब्रिजिट को प्रॉम पर चलने का निमंत्रण देता है। वो मना कर देती है, लेकिन चालाकी से मनोज अफवाह फैलाता है कि अगर जूनियर लड़कियां सीनियर लड़कों के साथ प्रॉम में जाती हैं तो वो पॉपुलर हो जाती हैं। ये सुनकर ब्रिजिट मान जाती है। अगली शाम दोनों तरीके से प्रॉम में पहुंचते हैं और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद जब मनोज ड्रिंक्स लेने जाता है, नील उसके पास आता है और पहले हुए मजाक के लिए माफी मांगता है। मनोज माफी स्वीकार करता है, लेकिन डांस के समय ब्रिजिट की आंखों में देखने से भी कतराता है। स्पष्ट है कि उसे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं और उनसे घुलने मिलने में परेशानी है। थककर वो बहाना बनाता है और पार्किंग में जाकर कार में अकेले खाना खाता है। अगले दिन घर लौटने पर वो देखता है कि उसकी माँ घर खाली कर रही है और छोटा भाई दीपक को भी साथ ले जा रही है। वो उसे अलविदा कहने की कोशिश करती है, लेकिन मनोज चुपचाप अंदर चला जाता है और गुस्से में सामान फेंकने लगता है। जल्द ही ग्रेजुएशन डे आता है। पिता रघुवीर उसे बधाई देते हैं और फैमिली कार की चाबी भी सौंपते हैं, लेकिन माँ की कमी से वो उदास रहता है। एक रात दुर्गेश उसे अंधेरी सड़क पर अकेले चलते देखता है और लिफ्ट देता है। मनोज के हाथों पर अजीब लाल दाग होते हैं। डरा हुआ दुर्गेश पूछता है तो वो कहता है पेंट है। दोनों दोस्ती की बातें करते हैं, लेकिन नील के विपरीत दुर्गेश कभी माफी नहीं मांगता कि उसने उसे मजाक का पात्र बनाया था। ये सुनकर मनोज के अंदर गुस्सा भर जाता है और वो उसे बियर पीने के बहाने घर बुला लेता है। घर के अंदर मनोज का अजीब बर्ताव देखकर दुर्गेश घबरा जाता है और जाने का फैसला करता है। रास्ते में मनोज बैट उठाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। दुर्गेश कार में बैठता है और ड्राइव करने से पहले पीछे देखता है। मनोज अब भी बैट पकड़े खड़ा है। उस रात मनोज खूब शराब पीता है और सोचकर डर जाता है कि उसने अपने दोस्त पर हमला करने की कोशिश की। उसे डर है कि वो सचमुच एक राक्षस बन रहा है, लेकिन साथ ही किसी पर हावी होने और उसे मारने का एहसास उसे आनंद देता है। अगली सुबह वो कार लेकर निकलता है और रास्ते में एक लिफ्ट मांगने वाले युवक सुरेश हिक्के को बैठा लेता है, जो उसका पहला शिकार बनने वाला है। कहानी इस नोट के साथ खत्म होती है कि 18 जून 1918 को सुरेश मनोज के घर गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया।